आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत G20 की अपनी सदारत के दौरान यूक्रेन समेत आलमी मामलात पर इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश करेगा। भारत ने दिसंबर महीने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की सदारत संभाल ली है। नवंबर में GST की वसूलियाबी में पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले 11% का इजाफा हुआ और ये 1,45,000 रुपये करोड़ से तजावुज कर गई है। सरकार ने FM रेडियो चैनल्स को ये सलाह दी है कि वो ऐसे प्रोग्राम नश्र न करें जिनमें अल्कोहल, मनशियात, असला, जराइम पेशा अफराद और गन कल्चर को सराहा गया हो। और फीफा वर्ल्ड कप में जापान स्पेन को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है, जबकि जर्मनी कोस्टा रिका पर 4-2 से जीत हासिल करने के बावजूद टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत G20 की अपनी सदारत के दौरान यूक्रेन समेत आलमी मामलात पर इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश करेगा। उन्होंने कहा कि भारत की कोशिश ये होगी कि अहम आलमी मामलात पर सलाह मशवरे के जरिए इत्तफाक राय पैदा किया जाए। भारत ने कल एक साल के लिए G20 की सदारत बाज़ाब्ता तौर पर संभाल ली है। भारत की सदारत के पहले दिन के मौके पर नई दिल्ली में एक खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसका मौजू था G20 यूनिवर्सिटी राब्ता नौजवान अफराद की शमूलियत। इसके जरिए मुल्क भर की 75 यूनिवर्सिटियों के तलबा को वर्चुअल वसीले से मुंसलिक किया गया। इस तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमरीका पर मुश्तमिल तरक्की पजीर और कम तरक्की याफ्ता मुल्कों की आवाज के तौर पर उभरने का मुंतजिर है, जिन्हें तरक्की याफ्ता दुनिया में टकराव और मुल्कों के बढ़ जाने से सबसे ज्यादा असर का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत G20 की अपनी सदारत के दौरान मुख्तलिफ मामलात पर तशवीश को उजागर करेगा, जिसमें तवानाई की यकीनी फराहमी, खुराक की यकीनी फराहमी, हिफ्ज़ान सेहत की सहूलियात, आबो हवा से मुताल्लिक़ कार्रवाई और आबो हवा की तब्दीली से ज्यादा मुतासिर होने वाले मुल्कों की नुमाइंदगी शामिल है। The G20 presidency offers an opportunity to share our story with others. And it is also a time when we must become the voice of the global south that is otherwise underrepresented in such forums. Countries of Asia, Africa and Latin America trust India to speak up for them. डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत की G20 की सदारत बैनुल-अक़वामी मामलात में बहुत अहम मरहले पर हो रही है। ये इसलिए और भी अहमियत की हामिल है कि आलमी रहनुमा खासतौर पर उन लोगों के हुकूक पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं जो दुनिया के ज्यादा कमजोर तबकों को मुतासिर करते हैं। डॉक्टर जयशंकर ने इस बात को उजागर किया कि मुख्तलिफ तरह के मफादात को यकजा करना और बाहम मुंसलिक करना एक ऐसा पहलू है जो भारत की तारीख और उसकी सकाफत में रचा बसा है। भारत ने दिसंबर महीने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की सदारत संभाल ली है। UN सलामती कौंसिल के मुंतखबा मेंबर की हैसियत से अपनी 2 साल की मुद्दत के दौरान ये दूसरा मौका है कि जब भारत ने सलामती कौंसिल की सदारत की जिम्मेदारी संभाली है। इससे पहले पिछले साल अगस्त में भारत ने ये जिम्मेदारी संभाली थी। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की मुस्तकिल नुमाइंदा रुचिरा कंबोज ने न्यूयॉर्क में नामानिगारों को जानकारी देते हुए बताया कि दिसंबर महीने में अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की भारत की सदारत के दौरान इस महीने की 14 और 15 तारीख को दस्तखत किए जाने के आला सतह के 2 प्रोग्राम होंगे। ये मीटिंगें इस्लाहशुदा कसीर मुल्की निज़ाम और दहशतगर्दी से निमटने के मौजू पर होंगी और वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर इन मीटिंगों की सदारत करेंगे। The External Affairs Minister of India, Dr. S. Jaishankar, will chair an open debate of the Security Council on 14th December, which we hope will encourage member states to exchange ideas on key issues, specifically how to inject new life into multilateralism in order to ensure that the tools we have today are adequate to address the challenges of the future. मोहतरमा कंबोज ने बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की भारत की सदारत के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा में महात्मा गांधी के एक मुजस्समे की नक़ाब कुशाई की जाएगी।
गुजरात में पहले मरहले की वोटिंग खत्म होने के बाद दूसरे और आखिरी मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम तेज हो गई है। सभी सरकर्दा लीडर्स वोटरों को राग़िब करने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि इंतखाबी मुहिम कल खत्म हो जाएगी। रियासत में दूसरे और आखिरी मरहले के इंतखाब में कुल 833 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। बीजेपी के सरकर्दा लीडर और वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज अहमदाबाद समेत मुख्तलिफ मकामात पर रैलियों से खिताब करेंगे। एक रिपोर्ट। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज 4 रैलियों से खिताब करेंगे, जिनमें अहमदाबाद की एक रैली भी शामिल है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह भी चुनाव रैलियों से खिताब करेंगे और कई मकामात पर रोड शो करेंगे। मरकजी वज़रा स्मृति ईरानी, पुरुषोत्तम रूपाला और गजेंद्र सिंह शेखावत भी इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। उनके अलावा पंजाब के वजीर आला भगवंत मान आज 4 रोड शो में शिरकत करेंगे। दूसरी जानिब कांग्रेस के कई सीनियर रहनुमा भी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की हिमायत में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। चुनाव के आखिरी मरहले में अहमदाबाद और गांधीनगर समेत वस्ती और शिमाली गुजरात के 14 अजला का अहाता किया जाएगा। खबरनामे के लिए अहमदाबाद से मानस प्रातिम शर्मा की रिपोर्ट। गुजरात में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए पोलिंग पुरअमन तौर पर मुकम्मल हो गई। 60% से ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई। सौराष्ट्र, कच्छ और जनूबी गुजरात के 19 अजला पर मुहित 89 असेंबली हलकों में पोलिंग मुनक्किद की गई थी। इस मरहले में कुल 788 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। गुज़िश्ता एक माह के अरसे में सामान और खिदमात टैक्स जीएसटी की मद में 1,45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूलियाबी हुई। ये लगातार 9वां महीना है जब माहाना जीएसटी की वसूलियाबी 1,40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हुई है। वजारत खजाना ने कहा है कि पिछले साल के इसी महीने की मुद्दत के मुकाबले में नवंबर 2022 के महीने में जीएसटी की वसूलियाबी में 11% का इजाफा दर्ज किया गया है। उसने कहा है कि नवंबर 2021 में जीएसटी से 1,31,000 करोड़ रुपए वसूल किए गए थे। वजारत ने कहा है कि गुज़िश्ता महीने में अशिया और खिदमात के मरकजी टैक्स सीजीएसटी से 25,681 करोड़ रुपए और अशिया और खिदमात के रियासती टैक्स एसजीएसटी से 32,651 करोड़ रुपए वसूल किए गए, जबकि मरबूत जीएसटी यानी आईजीएसटी के तौर पर 77 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जमा की गई और ज़ैली महसूल के तौर पर 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा किए गए। उसने ये भी बताया कि मरकज ने नवंबर 2022 में रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के लिए जीएसटी मुआवजे के तौर पर 17,000 करोड़ रुपए जारी किए थे। मरकज ने एफएम रेडियो चैनलों से कहा है कि वो ऐसे गाने या प्रोग्राम नश्र न करें जिनमें अल्कोहल, मनशियात, असला, जराइम पेशा अफराद और गन कल्चर को सराहा गया हो। इत्तलात और नशरियात की वजारत ने एक एडवाइजरी में कहा है कि इस तरह के गानों या प्रोग्रामों को नश्र करना आकाशवाणी के प्रोग्राम ज़ाब्तों के मनाफी है। इसमें कहा गया है कि इजाजत की मंजूरी के मुआहदे की रूह से मुताल्लिका रेडियो चैनल को आकाशवाणी की तर्ज पर प्रोग्रामों और इश्तिहारात से मुताल्लिक ज़ाब्तों पर अमल करना होता है। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि किसी भी तरह की खिलाफ वर्जी की सूरत में मज़कूरा मुआहदे की शराइत के मुताबिक ताज़ीरी कार्रवाई की जाएगी। इसमें कहा गया है कि इस तरह के मवाद और प्रोग्रामों से नौउम्र बच्चों पर असर पड़ता है और गैंगस्टर कल्चर को बढ़ावा मिलता है। सियाहत, सकाफत और शिमाल मशरिकी खित्ते की तरक्की के मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी और बांग्लादेश के वजीर खारजा AK अब्दुल मोमिन आज आसाम की बराक वादी में सिलचर के मुकाम पर सिलहट फेस्टिवल 2022 का इफ्तिताह करेंगे, जो 5 दिन जारी रहेगा। उम्मीद है कि रियासत के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा, मिजोरम के गवर्नर हरी बाबू और आसाम के सनअतों, कॉमर्स और सकाफती उमूर के वजीर बिमल बोरा भी इस फेस्टिवल में शिरकत करेंगे। वजारत सकाफत और इंडिया फाउंडेशन ने मुश्तरका तौर पर इस सिलहट फेस्टिवल का एहतमाम किया है। बांग्लादेश के तकरीबन 100 सरकर्दा अफराद भी इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। ये प्रोग्राम सिलहट और जनूबी आसाम की बराक वादी के दरमियान तारीखी रिश्तों के तनाजुर में हो रहा है। भारतीय साहिली मुहाफिजों ने श्रीलंका के 4 माहीगीरों को बचाया है जो 63 दिन से गहरे समंदर में लापता थे। माहीगीरों का ये ग्रुप, जो मछली पकड़ने वाली एक कश्ती से 25 सितंबर को रवाना हुआ था, कमोर्टा के नजदीक जा पहुंचा था, जो अंडमान निकोबार जजायर का एक छोटा सा जजीरा है।
اطلاعات کے مطابق اس کشتی میں تکنیکی خرابی پیدا ہو گئی تھی اور اس کا مواصلاتی رابطہ ٹوٹ گیا تھا۔ انڈمان کے مقامی ماہی گیروں نے اس کشتی کو دیکھا اور بھارتی ساحلی محافظوں کو الرٹ کر دیا، جنہوں نے سری لنکا کے ماہی گیروں کی بھرپور مدد کی اور انہیں ساحل پر لے آئے۔ ان ماہی گیروں کے جلد ان کے وطن واپس بھیجنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ چین کے نائب وزیر اعظم سن چنلان نے کہا ہے کہ کووڈ عالمی وبا کی روک تھام کے تناظر میں ملک کو ایک نئی طرح کی صورتحال کا سامنا ہے کیونکہ اومیکرون وائرس کی شدت کم ہو گئی ہے۔ جناب چنلان چین میں کووڈ کے تعلق سے کیے جانے والے اقدامات کے لیے ذمہ دار سب سے اعلیٰ عہدیدار ہیں۔ ان کے اس بیان کو کووڈ کے خاتمے کے لیے چین کی موجودہ حکمت عملی میں ممکنہ تبدیلی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں وہاں پورے ملک میں احتجاج اور مظاہرے ہوئے اور اقوام متحدہ، امریکہ اور دیگر ملکوں نے بھی اس کی پرزور حمایت کی۔ یہ پہلا موقع ہے کہ جب چین کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے کووڈ-19 پر کنٹرول کے لیے سخت اقدامات کے تعلق سے اپنے موقف میں نرمی کرتے ہوئے وائرس کی نوعیت بدلنے کی بات تسلیم کی ہے۔ قطر میں جاری فیفا ورلڈ کپ میں گروپ ای کے میچ میں جرمنی نے کوسٹاریکا کو 2 کے مقابلے 4 گول سے ہرا دیا، لیکن وہ پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکا کیونکہ گول اوسط کی بنیاد پر وہ اسپین سے پیچھے رہا۔ گروپ ای کے ایک اور میچ میں جاپان نے اسپین کو 1 کے مقابلے 2 گول سے ہرایا۔ اس طرح جاپان پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ جاپان 3 میں سے 2 میچ جیت کر 6 پوائنٹ کے ساتھ گروپ مرحلے میں سر فہرست رہا۔ اب پری کوارٹر فائنل میں اس کا مقابلہ کروشیا سے ہوگا، جبکہ اسپین مراکش کے ساتھ کھیلے گا۔ اس سے پہلے گروپ ایف کے میچ میں مراکش اور کروشیا نے پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا، جبکہ بیلجیم اور کینیڈا ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے۔ مراکش نے اپنے آخری گروپ میچ میں کینیڈا کو 2-1 سے ہرایا۔ مراکش 1986 کے بعد سے پہلی مرتبہ ورلڈ کپ کے ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچا ہے۔ آج گروپ ایچ کے میچ میں جنوبی کوریا کا مقابلہ پرتگال سے ہوگا، جبکہ گھانا کی ٹیم اوروگوئے کے ساتھ کھیلے گی۔ یہ دونوں میچ رات 8:30 بجے شروع ہوں گے۔ انتی ہوڈا کل تھائی لینڈ کے نوتھابری کے مقام پر خواتین کی 17 سال سے کم عمر کی بیڈمنٹن ایشیا جونیئر چیمپئن شپ 2022 کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ اوڈیشہ کی اوپن چیمپئن انتی نے پری کوارٹر فائنل میں تھائی لینڈ کی اپنی حریف نوچی کو 21-11، 21-19 سے ہرایا۔ آج انتی کا کوارٹر فائنل میں مقابلہ جنوبی کوریا کی من جن کن سے ہوگا۔ یہ تھیں خبریں۔ اب ایک نظر آج کے اخبارات پر۔ شکریہ شبانہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخیوں میں جگہ دی ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا بھارت کے G20 کی صدارت سنبھالنے سے متعلق خبر کو شہ سرخی بناتے ہوئے لکھتا ہے، G20 کے لیے بھارت کا تھیم ہے ایک زمین، ایک پریوار اور ایک مستقبل۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انسانیت کی مجموعی بہتری کے لیے سوچ میں بنیادی تبدیلی ضروری۔ گجرات میں اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کی پولنگ پرامن طور پر ختم ہونے اور وزیر اعظم کے ذریعے دوسرے اور آخری مرحلے کی پولنگ کے لیے کئی کلومیٹر کا روڈ شو کیے جانے کی خبر کو بھی روزنامہ پرتاپ انقلاب، راشٹریہ سہارا اور دیگر اخباروں نے پیش کیا ہے۔ ڈیجیٹل روپے سے عام آدمی بھی کر سکے گا لین دین، اس خبر کو روزنامہ ملاپ اور دیگر تقریباً سبھی اخباروں نے اہمیت دی ہے۔ اخبار لکھتا ہے کہ RBI کے مطابق ڈیجیٹل روپیہ ایک پیمنٹ کا ذریعہ ہے جو سبھی شہری بزنس، حکومت اور دیگر لوگوں کے لیے ایک لیگل ٹینڈر ہوگا۔ راشٹریہ سہارا اور ہندوستان ایکسپریس کی ایک سرخی ہے، ڈیجی یاترا ایپ ہوائی سفر کو آسان بنائے گا۔ شہری ہوابازی کی وزارت نے مسافروں کو بغیر کاغذ اور رابطے کے سفر کی سہولت فراہم کرنے کے ایپ ڈیجی یاترا کی شروعات کی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت G20 کی اپنی صدارت کے دوران یوکرین سمیت عالمی معاملات پر اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ بھارت نے دسمبر مہینے کے لیے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی صدارت سنبھال لی ہے۔ نومبر میں GST کی وصولیابی میں پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے 11% کا اضافہ ہوا اور یہ 1,45,000 کروڑ روپے سے تجاوز کر گئی۔ سرکار نے FM ریڈیو چینلز کو یہ صلاح دی ہے کہ وہ ایسے پروگرام نشر نہ کریں جن میں الکوہل، منشیات، اسلحہ، جرائم پیشہ افراد اور گن کلچر کو سراہا گیا ہو۔
और फीफा वर्ल्ड कप में जापान स्पेन को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है, जबकि जर्मनी कोस्टारिका पर 4-2 से जीत हासिल करने के बावजूद टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।